तो इस वीडियो में देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब हम इस ये वाटरफॉल मॉडल के बारे में जानेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल में पहले तो हमारे पास आ जाता है ये फिजिबिलिटी स्टडी, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद डिजाइनिंग, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये सारे जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ओके, एक सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बनाने के लिए, जैसे कि ये भी हमारा पार्ट है किसका, ये बिलोंगिंग करता है हमारे SDLC को, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। एक जैसे कि एक मॉडल है, ये हमारा पहला मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो उसमें उसमें तो पहला आ जाता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या हो गया, जो भी अभी सपोज मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी उसका खर्चा रहेगा, ओके, जो भी उसका खर्चा रहेगा, या फिर जो भी उसका क्या कहेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ओके, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो भी हो गया। अभी सपोज मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे को सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को कुछ ना ध्यान नहीं देना रहेगा। अगर मेरे को पबजी जैसा गेम डेवलप करना है, तो मेरे को उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट भी चाहिए, मतलब सिस्टम के अंदर ज़्यादा रैम हो, ज़्यादा उसका प्रोसेसिंग पावर हो, उसका स्पीड ज़्यादा हो, तो फिर वो सब हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखते हैं, जो कि हमारा ये फिजिबिलिटी स्टडी बताता है। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब जो भी उसको बनाने के लिए जो भी उसका खर्चा रहेगा वो सब देखेगा, मतलब जो भी उसका कॉस्ट रहेगा, या फिर वो मनी के मैटर में हो गया, या फिर सिस्टम स्पेसिफिकेशन के मैटर मैटर में हो गया, वो सब हम फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जानते हैं। ओके, ये वाटरफॉल मॉडल का फिजिबिलिटी स्टडी जानने के लिए वो सारे स्टेप्स है। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद हम आएंगे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। ओके, तो एक सिस्टम बनाने के लिए उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे नीड के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि यही हो गया एक गेम बनाने के लिए कि गेम बनाने के लिए उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, उसका ज़्यादा रैम होना चाहिए, उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, वो सब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर देखते हैं। फिर बाद में रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाने के बाद फिर जाते हैं हम अपने अगले स्टेप में, जो कि हमारा हो गया डिज़ाइन पार्ट। ओके, उसमें हमारा गेम को डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें उसमें यूज़र के लिए कहाँ पर बटन डाले, कहाँ पर उसका इंटरफेस बनाए, वो कहाँ से अपने डाटाबेस में जा सकता है, आ सकता है, वो सब हम डिज़ाइनिंग पार्ट में सॉफ्टवेयर का डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि उसका कोडिंग पार्ट हो गया, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो उसका कोड होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज होते हैं, जो भी मेथड्स हम लोग को उसमें एट्रीब्यूट्स के थ्रू ऐड करना रहता है, वो हम कोडिंग के स्टेज में करते हैं। ओके, तो डिजाइनिंग के बाद कोडिंग आ जाता है, फिर कोडिंग के बाद टेस्टिंग पार्ट में आता है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमारा कोडिंग के थ्रू बना रहेगा, उसको लॉन्च करने से पहले जो भी इसका टेस्टिंग होता है, वो सारे टेस्टिंग के अंदर जो भी उसके एरर्स हो गए, उसको डिबगिंग किया जाता है, वो सारे टेस्टिंग पार्ट में हो जाता है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब जो भी उसको साल पर साल उसको अपडेट्स देकर जो भी उसको उसका स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी जो भी बढ़ाया जाता है, वो मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये इस वाले ये प्रोसेस को एक मॉडल कहा जाता है। वो मॉडल के अंदर आता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो ये वाटरफॉल मॉडल क्यों आया, क्योंकि जैसे कि ये सपोज यहाँ पर ध्यान दो, ये एक प्रोसेस के बाद है, जैसे कि ये दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, जैसे कि स्टेज टू स्टेज जैसे कि ये डिफर कर रहा है। तो जैसे कि वाटरफॉल कैसा होता है, जब आसमान से गिरता है, वो जैसे ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, वैसे ही ये एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये हम वापस बैक में मूव नहीं हो सकते, किसमें, ये वाटरफॉल मॉडल में। इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल पड़ा, क्योंकि अगर एक बार हम सपोज डिज़ाइनिंग पार्ट के बाद ये टेस्टिंग पार्ट में आ गए, अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करूँ, तो फिर मैं उसको डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा ही काम होता है। फिर उसके बाद ये जैसे कि मेन मेन पार्ट हो गया हमारे वाटरफॉल मॉडल का। तो वाटरफॉल मॉडल में जैसे कि इसको थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं, जो कि हमारा लीनियर सीक्वेंस में होता है, क्योंकि ये एक स्टेप के बाद एक स्टेप ये ऐसे फॉलो हो रहा है कि लीनियर मैनर में, इसलिए हम इसको लीनियर सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें वी कांट स्किप एनी स्टेप, मतलब अभी सपोज मैं इसमें जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद मैं डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कोडिंग करने के लिए भी मेरे को एक डिज़ाइन का होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम वाटरफॉल मॉडल में कोई भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते। और ये जैसे कि फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट इट इज़ यूज, मतलब ये सिर्फ खाली छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है। ये बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल्स यूज़ नहीं करते। जो भी इसके ऊपर वाला वर्जन है, जो कि हो गया हमारा प्रोटोटाइप मॉडल या फिर स्पाइरल मॉडल, हम वो यूज़ करते हैं। हम वाटरफॉल मॉडल सिर्फ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये वाटरफॉल मॉडल का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, उसके अंदर ये वर्किंग कैसा होता है हमारा सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस स्टेज तक आने के लिए।